नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य रंजन हम अपने पिछले क्लास को आज आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा जो पीछे का क्लास है बैकअप, तो अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। शीत युद्ध में अभी तक हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। ठीक, शीत युद्ध में जो 2 क्लास किए हैं उसमें पहला क्लास है कि शीत युद्ध क्या है और शीत युद्ध के उत्तरदायी कारण क्या है। ठीक, दूसरा जो है क्लास, उसमें यह दिखाया गया है कि कैसे शीत युद्ध की प्रगति विभिन्न चरणों में, विभिन्न फेजेज में, कई फेजेज में, शीत युद्ध की जो प्रगति हुई और किस प्रकार से उसने पूरे वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित किया। इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में बातचीत कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है शीत युद्ध से ही संबंधित है। उस टॉपिक का नाम है डेटेंट, DETENTE। इसको हिंदी में दातांत कहिए या इसे तनाव शैथिल्य कहिए। क्या कहेंगे? तनाव शैथिल्य, डेटेंट। ठीक है, फिर मैं कहूँगा कि अगर आप मेरे क्लास में हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपने पेन और कॉपी को तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपको नोट करने को मिल जाए जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो बात होती है डेटेंट। यह भी टर्म शीत युद्ध के ही संदर्भ में है और डेटेंट का अर्थ होता है, हिंदी में इसे दातांत भी कहा जाता है और वैसे इसका मतलब होता है तनाव शैथिल्य। तो सबसे पहले आ जाइए, डेटेंट जो है एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रांसीसी शब्द है डेटेंट, और जिसका मतलब होता है 2 पक्षों के बीच तनावपूर्ण स्थिति में कमी आना। ठीक, तो आज हम लोग शीत युद्ध के अध्याय में यह देखेंगे कि लगातार तो ऐसी बात हुई नहीं कि दोनों पक्ष जो है, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, दोनों गुट हर हमेशा तनाव में रहे नहीं। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आई जहां की दोनों देशों को यह महसूस होने लगा कि तनाव में वृद्धि करने से दो में से किसी का फायदा होने वाला है नहीं, और कुछ ऐसी वैश्विक परिस्थितियां उस समय में उत्पन्न हुई कि जिसके कारण दोनों देशों को अपने प्रतिद्वंदिता को कम करने के लिए सोचने को मजबूर होना पड़ा। आइए हम लोग यह देखते हैं कि ये डेटेंट या तनाव शैथिल्य का मतलब आप समझ गए होंगे कि 2 पक्षों के बीच तनाव में कमी। 2 पक्षों के बीच तनाव में जो कमी आती है उसे हम लोग डेटेंट कहते हैं या तनाव शैथिल्य कहते हैं। ठीक है, अब आखिर वो कौन से प्रमुख कारण थे, वह कौन से प्रमुख कारण थे जिसके कारण से दोनों महाशक्तियों के बीच, और दोनों महाशक्तियों ने यह सोचा कि हमें अपने तनावपूर्ण संबंधों को कम करने में ही फायदा है। तो सबसे पहला आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि तनाव शैथिल्य के प्रमुख कारण, तनाव शैथिल्य के प्रमुख कारण में सबसे पहला कारण आप लिख दीजिए, क्या कि सोवियत संघ का, USSR का परमाणु संपन्न होना, परमाणु संपन्न होना। ठीक, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी यह बात हुई थी कि मित्र राष्ट्र के साथ में जो भी देश थे उन सभी देशों के बीच में आपसी एक समझौता हुआ था कि कोई भी देश अगर वैज्ञानिक अनुसंधान, किसी भी तरह का साइंटिफिक रिसर्च करता है तो वह अपने पार्टनर्स को, जो कि उस गुट में शामिल हैं,
हाँ, तो उस रिसर्च का इंफॉर्मेशन एक दूसरे से साझा करेंगे, शेयर करेंगे। लेकिन आपने यह देखा था कि जापान पर जब बम ड्रॉप हुआ, हाँ, हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उस बात की जानकारी यूएसएसआर को नहीं थी। तो जापान पर बम गिरने के मात्र 4 साल बाद यूएसएसआर जो है परमाणु संपन्न हो गया। अब जब परमाणु संपन्न देश यूएसएसआर भी हो गए, परमाणु से संपन्न एटॉमिक पावर वाला एक कंट्री यूएसए भी है। अब यह बात हर हमेशा दिमाग में रख लीजिए कि जब भी कोई दो देश परमाणु संपन्न होगा, वह कभी भी प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई आपको यह कहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा, तो अब इसकी संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न है। समझ में आ रही है बात? दोनों देश परमाणु संपन्न है। यहां तक कि भारत और चीन भी हर हमेशा इस कोशिश में रहेगा कि दोनों देशों के बीच, हाँ, प्रत्यक्ष लड़ाई, डायरेक्ट सीधी कार्रवाई नहीं, क्योंकि दोनों देश अपने आप में काफी पावरफुल है और इससे दोनों पक्षों को भीषण नुकसान होगा। तो आइए फिर इसमें आ जाते हैं कि तनाव का जो शैथिल्य है, दोनों देशों के बीच में जो टेंशन, स्ट्रेस कम हुए, उसका सबसे पहला कारण था कि यूएसएसआर ने अपने आप को बहुत ही जल्द एटॉमिक पावर से लैस कर लिया। अब अमेरिका, यूएसए जो था, वह यूएसएसआर के साथ सीधी कार्रवाई से बचना चाहता था, जिस कारण से दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के बीच, दोनों विचारधाराओं के बीच तनाव में कमी आई। इससे थोड़ी सी व्यवस्था, वैश्विक व्यवस्था, हाँ, कायम होगी। अब जब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो दूसरा पॉइंट है क्या कि देखिए, लड़ाई तब जारी होगी जब आपके पास में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। तो दूसरा पॉइंट में ले लीजिए, कमजोर आर्थिक स्थिति। दूसरा में ले लीजिए कमजोर आर्थिक स्थिति। ये आर्थिक स्थिति कमजोर कैसे हुई? ये आर्थिक स्थिति कमजोर हुई वियतनाम संकट में। वियतनाम संकट में हुआ क्या? वियतनाम युद्ध में पिछले वीडियो में इसकी चर्चा है, पिछले क्लास में। तो वियतनाम संकट में अमेरिका को भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ा। और यह बात एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, हाल फिलहाल भी अमेरिका जो है तालिबान से भागा है, इराक में दुर्गति हुई है, अफगानिस्तान में बेइज्जत हुए हैं। ये जो हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो अपने आप को वैश्विक शक्ति, महाशक्ति कहते हैं, तो ध्यान एक बात का रखना है कि आज तक इसको किसी भी युद्ध में, हाँ, जबरदस्त सफलता हासिल नहीं हुई है। यहाँ तक कि जहाँ भी इसने इंटरफेयर करने की कोशिश की है, हाँ, आप एनसीईआरटी 12वीं क्लास में देखेंगे कि रिचर्ड निक्सन का नाक केकड़ा ने पकड़ लिया है, नाक ही कट गई वियतनाम में। वियतनाम युद्ध के कारण यूएसए की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और यूएसएसआर जो था वह अपने उत्पादन में इन्वॉल्व हो रहा था। इस कारण से दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्था को अब युद्ध में या सामरिक शक्तियों में उलझाना नहीं चाहता था। इस कारण से दोनों पक्षों के बीच तनाव में कमियां आई, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरा कारण पर। तीसरा कारण जो हम लोग देखेंगे, दोनों पक्ष क्यूबा मिसाइल संकट के समय, क्यूबा क्राइसिस के समय, दोनों गुट, यूएसए भी और यूएसएसआर भी, यानी पूंजीवादी गुट भी और साम्यवादी गुट भी, और ये पहले ही बताया जा चुका है कि यूएसए जो था वो पश्चिमी गुट का नेतृत्व करता था, जो कि पूंजीवादी गुट था, और सोवियत संघ जो कि यूएसएसआर था वह समाजवादी या साम्यवादी गुट की बात करता था, हाँ, जो कि पूर्वी गुट का नेतृत्व करता था। यहाँ पर एक टर्म आता है समाजवादी और साम्यवादी, तो किसी क्लास में इस पर भी बातचीत होगी और जबरदस्त होगी। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के समय में दोनों पक्षों को यह महसूस हो गया था कि अब हम लोगों को डायरेक्ट टकराना पड़ेगा, और दोनों पक्ष अगर आपस में टकराते तो दो में से कोई भी पक्ष ऐसा नहीं होता कि जो कि लाभ की स्थिति में होता, दोनों तबाह बर्बाद हो जाते। और किसी तरह से दोनों देशों के
जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने समझदारी का परिचय देते हुए जिस प्रकार से क्यूबा क्राइसिस को कम किया, उसके बाद दो में से कोई भी पक्ष यह नहीं चाहता था कि दोनों के बीच में टेंशन क्राइसिस इस कदर बढ़ जाए कि दोनों सशस्त्र युद्ध की स्थिति में आ जाए, इससे दोनों को नुकसान होता। इसीलिए अब दोनों भी टेंशन को आगे बढ़ाने की कोशिश में नहीं था और वह चाहते थे कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर हो, जिससे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक शांति स्थापित करने में दोनों देश महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसकी जरूरत भी उस समय के तत्कालीन वैश्विक परिस्थिति में शामिल थी। उसके बाद आते हैं हम लोग, हाँ फिर से देख लीजिए, बात हो रही है दातांत की। दातांत क्या है ये समझ गए। हाँ, दातांत के प्रमुख कारण में अभी हम लोग 3 कारणों पर चर्चा कर चुके हैं। चौथा कारण जो है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वह 1970 के दशक के बाद 1970 के दशक के बाद पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों गुटों के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत होने लगे। व्यापारिक संबंध जो मजबूत होने लगे, तो जब भी दो देशों के बीच व्यापार बढ़ते हैं तो दोनों पक्षों का जो संबंध है वह आपस में बेहतर होने की स्थिति में आ जाता है। जैसे अभी आप चीन और इंडिया का हर हमेशा केस स्टडी करते रहिए, तब आपको विश्व की राजनीति को, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में बेहतर होगा। जैसे अभी भारत और चीन दोनों पक्षों के बीच में तनाव बहुत अधिक है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कहीं से भी व्यापारिक संबंधों को रोका नहीं गया है। क्यों? अगर व्यापार चलता रहता है तो दोनों देशों के बीच में डायलॉग कन्वर्सेशन में, वार्तालाप करने में, संबंधों को अच्छे बनाने में सुविधा होती है। तो 70 के दशक के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के आइडियोलॉजी को दरकिनार करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लग गए, जिससे कि दोनों देशों के बीच जो शीत युद्ध के समय का एक जो भीषण तनाव था, उस तनाव को कम करने में ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सारी चीज़ों के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव साफ कम ही हो। ठीक, कुछ घटनाएं ऐसी है जो कि आप आगे देखेंगे, उसके कारण से फिर शीत युद्ध में दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ते चले गए और उस तनाव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे भारत में होने वाली घटनाओं को हम शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करेंगे। जब तक यह नहीं देख पाएंगे तब तक हम भारत की आंतरिक और भारत की विदेश नीति को समझना हमारे लिए मुश्किल होगा। अब आ जाते हैं हम लोग 5वां पॉइंट पर कि आखिर दातांत का 5वां कारण क्या है। ठीक है, जब भी हम 5वें कारण की बात करते हैं तो सबसे अब यहाँ पर आ जाता है 5वां कारण में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस पर भी आगे का वीडियो अब यहीं पर आएगा, आगे की कक्षा मिस नहीं करना है। आप सभी लोग निश्चिंत रहें, गुट निरपेक्षता जबरदस्त टॉपिक है और आज के समय में जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, भारत का रूस के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए, ये अमेरिका के साथ संबंध होना चाहिए, कैसा संबंध होना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल आ जाइए, यह जो तनाव शैथिल्य हो रहा है दो देशों के बीच में, तो पहला तो ये हो गया कि यूएसएसआर का परमाणु संपन्न होना अब शक्ति संतुलन की स्थिति में आ गया है। दूसरा, वियतनाम संकट के कारण अमेरिका की आर्थिक स्थिति में गिरावट, जिस कारण से वह अब नए तनाव को झेलने की स्थिति में नहीं है। तीसरा कारण है कि दोनों पक्ष सशस्त्र विद्रोह से बचना चाहते थे, सशस्त्र संघर्ष से बचना चाहते थे, विद्रोह नहीं, सशस्त्र संघर्ष से, प्रत्यक्ष संघर्ष से बचना चाहते थे। इस कारण से तनाव शैथिल्य हुआ और 70 के दशक के बाद जो दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध बढ़े, आप देखेंगे यही वो समय है जबकि चाइना ओपन डोर पॉलिसी की
को फॉलो करता है, और यही वो समय है जबकि चाइना भी अमेरिका के साथ में व्यापारिक संबंध को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट में देखेंगे क्या कि गुटनिरपेक्ष जो देश हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्री है, उनकी सदस्यों की संख्या में वृद्धि। नेम की सदस्यों की संख्या में वृद्धि से हुआ क्या, संयुक्त राष्ट्र संघ में इन दो महाशक्तियों का जो बोलबाला था, अब वो बोलबाला इनका धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि गुटनिरपेक्ष सदस्यों की संख्या में वृद्धि होने पर वो लोग अब किसी भी महाशक्तियों के प्रस्ताव के खिलाफ में वोटिंग कर सकते थे, और इनकी सदस्य संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही थी। और इसीलिए दोनों गुट यह सोचने पर अब मजबूर हो गया कि क्या आपसी लड़ाई से कहीं तीसरे को तो बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, तो ये आ गया है सारा चीज। नेम को आप समझ गए। नेम की सदस्य संख्या में वृद्धि होने से संयुक्त राष्ट्र संघ में दोनों पक्षों को अपने विचारधारा को बढ़ाने में दिक्कतें महसूस होने लगी। इस कारण से भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य देश हैं, उनकी भी प्रमुख भूमिका रही कि दोनों पक्षों के बीच में तनाव को कम करें। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है विभिन्न शिखर सम्मेलन। ठीक, विभिन्न शिखर सम्मेलन, और ये शिखर सम्मेलन जो है दोनों महाशक्तियों के बीच में होना शुरू हो गया। ये शिखर सम्मेलन दोनों महाशक्तियों के बीच में होना शुरू हो गया। दोनों महाशक्ति बातचीत के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से एक दूसरे की तनाव को, एक दूसरे की परेशानियों को समझने का और कम करने की कोशिश किया। उसमें से जो विभिन्न शिखर सम्मेलन में जो सबसे पहला शिखर सम्मेलन है वह है कैंप डेविड शिखर सम्मेलन। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन, और ये शिखर सम्मेलन 1959 में हुआ। दोनों देश आपसी तनाव को कम करने के लिए सबसे पहली बार कैंप डेविड में ही 1959 में मिले थे, और इसके बाद लगातार दोनों पक्षों के बीच कई सारे शिखर सम्मेलन हुए। दोनों पक्ष एक दूसरे की परेशानियों को, एक दूसरे के डिमांड को, एक दूसरे के डिजायर को समझने की कोशिश करते हुए आपसी तनाव को कम कर वैश्विक शांति स्थापित करने में और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान सुनिश्चित करने में ये लोग नेक्स्ट शिखर सम्मेलन के लिए भी तैयार होते हैं। पहला शिखर सम्मेलन जो कैंप डेविड में होता है 1959 में, उसके बाद दूसरा शिखर सम्मेलन हो जाता है रिकजेविक में। रिकजेविक में शिखर सम्मेलन होता है, ये होता है 1986 में। रिकजेविक का शिखर सम्मेलन 1986 में होता है, और हर शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष तनाव को कम करने की कोशिश में समझौते करते हैं, संधियां करते हैं। और इसका क्या असर पड़ता है यह आप देखेंगे। यह सारे शिखर सम्मेलनों का प्रभाव पड़ता है कि यूएसए के राष्ट्रपति जो है वो यूएसएसआर का यात्रा करते हैं, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति यूएसए की यात्रा करते हैं। और दोनों पक्ष आपस में तनाव को कम करने की भरपूर कोशिश करते हैं, और दोनों पक्ष यह वैश्विक समुदाय को आश्वासन देते हैं कि ये जो दोनों महाशक्तियां हैं अब यह आपस में नहीं टकराएगी, और एक अच्छा विश्व, एक शांतिपूर्ण वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करेगी, जिसमें कि आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो रिकजेविक सम्मेलन के बाद एक सम्मेलन आता है वाशिंगटन सम्मेलन, और एक सम्मेलन आता है मॉस्को सम्मेलन। ठीक, तो वाशिंगटन सम्मेलन और मॉस्को सम्मेलन दोनों हो जाता। वाशिंगटन हो जाता है कब? 1987 में। ये हो जाता है 1988 में। यह दोनों सम्मेलन के बाद अब ये सारे सम्मेलन दोनों के बीच के तनाव को कम करने की कोशिश में आगे बढ़ता है। लेकिन 1959 में जो प्रयास शुरू हुआ दोनों के बीच का, यह प्रयास
1972 में रंग लाता है, जबकि 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन यूएसएसआर की यात्रा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन यूएसएसआर की यात्रा करते हैं 1972 में, और दोनों देश और वहाँ के जो उस समय के यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं ब्रेजनेव, और दोनों पक्ष विश्व समुदाय को फिर से एक बार विश्वास दिलाता है कि अब दोनों पक्ष बेहतर संबंधों के साथ वैश्विक शांति स्थापित करेगा और व्यापारिक क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में दुनिया को अब तनाव झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही निक्सन की यात्रा 1972 में खत्म होती है, यहीं से फिर आता है कि आप देखेंगे SALT I, SALT II, ये सब सारी संधियों का भी जिक्र आगे के क्लास में हम लोग करेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ों का अगर हम जिक्र करते हैं वो क्लास काफ़ी बोरिंग और काफ़ी लंबा हो जाता है। इन सब चीज़ों को एक टॉपिक वाइज क्या करेंगे, अलग के क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बात हो रही थी निक्सन की यात्रा। निक्सन की यात्रा 1972 में हुआ, वो यूएसएसआर पहुंच गए। ब्रेजनेव 1973 में ये पहुंच जाते हैं यूएसए, और ये सारे प्रभाव हैं किसके, निक्सन की यात्रा कहिए या जो विभिन्न शिखर सम्मेलन हो रहे हैं, ये सब सारे शिखर सम्मेलन या अमेरिकी राष्ट्रपति का सोवियत संघ की यात्रा या सोवियत संघ के राष्ट्रपति का संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा, ये सब उस डेटेंट के, उस तनाव शैथिल्य के प्रभाव हैं, जिसके तनाव शैथिल्य के प्रभाव में आकर दोनों पक्ष शांति स्थापित करने के लिए और आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए ये सब सारे कदम को उठा रहे हैं। ठीक, लेकिन इतना प्रयास करने के बाद भी दोनों पक्षों के बीच संबंध मधुर नहीं रह पाए, जिसका कुछ कारण, कुछ घटनाओं को देख लीजिए। जिसका सबसे पहला एक घटना है क्या, जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहला घटना है वो है 1979 में अफगानिस्तान संकट। आप लोग जानते होंगे अफगानिस्तान में सोवियत सेनाएं प्रवेश कर गई थी। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना के प्रवेश कर जाने से फिर अब दोनों पक्षों के बीच में जो तनाव धीरे धीरे कम हो रहे थे, वह तनाव अब और ज़्यादा बढ़ने लगे। यह तनाव को बढ़ाने का काम दूसरी घटना ने किया, और वह दूसरी घटना थी 1980 में ईरान और इराक के बीच संघर्ष। यह संघर्ष जो है, ये संघर्ष फिर दोनों पक्षों के बीच के तनाव को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, और इसी का अंदाज आप लगा सकते हैं। यह जो शीत युद्ध उस समय में अब धीरे धीरे करके विश्व के विभिन्न क्षेत्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले रहा था, उससे भारत भी अछूता नहीं था। और इसी के घटनाक्रम का एक हिस्सा कुछ विश्लेषक यह मानते हैं कि मध्य एशिया में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देना भी शीत युद्ध का ही एक प्रभाव था, और उसी आतंकवादी घटना के कारण 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तो अब आप लोग एक बार ऑर्गेनाइज हो गए। ठीक, तो आज हम लोग यह देखें कि डेटेंट क्या है, यानी तनाव शैथिल्य क्या है, और तनाव शैथिल्य के क्या क्या कारण थे। आखिर वो सब कौन सी घटनाएं थी जो कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, उसके बाद हमने यह देखा उस तनाव शैथिल्य का परिणाम क्या हुआ, प्रभाव क्या सब पड़ा। तो प्रभाव ये पड़ा कि दोनों देशों के बीच में कई सारे समझौते हुए, सम्मेलन हुए, और दोनों देश अपने अस्त्रों की कमी करने के लिए राजी हुए। ठीक, जिस पर कि आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे। और इसके बाद भी आपने देखा
कि तनाव शिथिल लंबे समय तक दोनों देशों के बीच में तनाव को कम करने में सफल नहीं रहा, और यह तनाव तब तक चलता रहा जब तक कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन नहीं हो गया। धन्यवाद। आप लोग लगातार क्लास में बने रहें।